Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science period. So that particular tutorial is related with the next part of the algorithm of the CPU scheduling in the non-primitive part, and we was already discussed about the all primitive part, that is first come first serve and the shortest job first with the primitive and the non-primitive algorithms available on this channel and under the playlist of the operating system and NOS, and the link of the playlist available into the description box. So those students who don't see the previous part, firstly see all the previous part and after that you will enter into that particular phase. So you will enter into the betterment of the algorithm. So what is the round robin algorithm? Round robin algorithm is the non-primitive algorithm because in this particular the things are under the process is control of the time. Fine. The numerical based over this there are 3 and 4 processes. As you know, जिन्होंने देख लिया है उनको पता होगा कि अराइवल टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो इनिशियलाइज फेज से शुरू होता है कि शेड्यूलिंग भी देनी है, हमने शेड्यूलिंग भी रहे और उसका पॉइंट भी हमने लेके चलना है कि कितना पॉइंट वो आगे जाना चाहता है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बस टाइम है इसका 4, 3, 2 एंड 1. अब राउंड रोबिन में होता क्या है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला पार्ट है वो ये है कि राउंड रोबिन में प्रोसेस में उसने 2 स्टेजेस चलानी होती है. एक स्टेज होती है उसकी रेडी स्टेज, एक होती है सीपीयू के पास रनिंग स्टेज, ताकि वो चेक करता रहे. राउंड रोबिन का मतलब यही है कि रेडिंग में जा रहा है कि रनिंग में जा रहा है, रेडी में जा रहा है कि रनिंग में जा रहा है, वेटिंग कितनी देर करनी पड़ रही है. जो हमने स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम का देखा ही हुआ है कि वो वेटिंग टाइम भी देता है हमेशा, तो वेटिंग टाइम कितना होगा वो बाद में कैलकुलेट करेंगे. टर्न अराउंड टाइम भी आप देख चुके हो कि क्या होता है, वो भी हम बाद में कैलकुलेट करेंगे. द मेजर फंडा यही है राउंड रोबिन का कि आपने रेडी स्टेज भी देखनी है और रनिंग भी देखनी है. अब हम जैसे ही गैंट चार्ट की तरफ एंटर करेंगे तो गैंट चार्ट से पहले हमें एक प्रिपरेशन करनी होती है जिसमें हमें एक रेडी स्टेज बनानी है. जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि रेडी स्टेज का मतलब होता है क्यू, कि कौन कौन क्यू में लग चुका है. ठीक है, पहले हमने क्यू प्रिपेयर करनी होती है, फिर हमने उसको एंट्री देनी होती है. ठीक है, गैंट चार्ट में एंट्री बाद में मिलेगी, पहले हमेशा ही क्यू स्टार्ट होगी. आपने हमेशा पहले क्यू स्टार्ट करनी है, फिर उसका प्रोसेस स्टार्ट करना है. और अब राउंड रोबिन में सबसे पहले क्या करना है, हमने 0 से इनिशियलाइज करना है. तो क्यू में सबसे पहले कौन आ रहा है, P1 आ रहा है. ठीक है, रेडी स्टेज में अभी आइडल था सीपीयू, तो उसने P1 को उठाया और P1 का बर्स्ट टाइम है यहाँ पे 4, लेकिन टाइम स्लाइस क्वांटम भी हम पहले लेके चलेंगे. टाइम क्वांटम हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 मिली सेकेंड्स का. ठीक है, 2 मिली सेकेंड्स का हम ले रहे हैं. तो 2 मिली सेकेंड के हिसाब से जब ये P1 एंट्री करेगा तो 0 इनिशियल स्टेज से सिर्फ 2 पॉइंट ही आगे चल सकता है, उससे आगे नहीं चल सकता क्योंकि इसका काम अभी पड़ा हुआ है. ये 4 मिली सेकेंड्स बस टाइम ले रहा था लेकिन 2 मिली सेकेंड पे इसको इनिशियलाइज करवाया गया, तो सीपीयू इसको टाइम देगा. अब देखिए एक मेन पॉइंट है राउंड रॉबिन में, वो होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग का. कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या करती है कि स्विच का मतलब होता है आपने एक से दूसरी जगह शिफ्ट करना है. अब कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या करती है कि रिजर्व करती है आपकी पुरानी स्पेस जो आपने मेमोरी से ली है, जो सीपीयू से ली है, जो काम आप कर चुके हो, जो रिजर्व आप करवा चुके हो, उसको वो रिजर्व करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्विचिंग पार्ट. क्योंकि अब उसने नेक्स्ट शेड्यूल पे एंटर करना है, 2 क्वांटम इसका हो चुका है तो नेक्स्ट पे एंटर करना है, तो इसलिए सेविंग में कंटेक्स्ट स्विचिंग में एंटर करता है ताकि सीपीयू के पास उसकी पुरानी वैल्यू जो 2 ऑलरेडी वो प्रिजर्व करवा चुका है वो कहीं दोबारा ना रीस्टार्ट हो जाए, वो रीस्टोर ना दोबारा हो जाए, तो वो पुराना उसको पहले सेव करेगा. तो ये स्टेज अपनी सेविंग में चली जाएगी, उसके सेविंग पार्ट के अंदर. मीन्स वो रेडी से रनिंग में आया था, लेकिन अब रेडी स्टेज में सबसे पहले एंट्री देखो किसकी हो चुकी है. P1 के एंटर होते ही P2 की एंट्री हो गई है और P3 की भी एंट्री हो गई है पीछे पीछे.
क्योंकि जब P2 रेडी में आ जाएगा तो उसको रनिंग स्टेज मिल जानी है, तो पीछे ऑटोमेटिकली P3 भी लाइन में लग गया ना। ठीक है, अब कंटेक्स्ट स्विचिंग में जैसे ही एंट्री होनी है P2 की, तो P2 की जैसे एंट्री होगी तो यहाँ पे हमने ये भी चेक कर लेना है कि P1 के पास कुछ बचा तो नहीं हुआ। देखो P1 के पास ऑलरेडी कुछ बचा हुआ है क्यू में। फर्स्टली एंट्री तो हो गई है, लेकिन एंट्री करने से पहले पहले ये चेक कर लो क्या इसका कोई पार्ट बचा हुआ है। यस, बचा हुआ है, तो P1 फिर से क्यू में लग जाएगा। ठीक है, राउंड रॉबिन ये नहीं कहता कि आप नेक्स्ट शेड्यूल में चले जाओ, वो कहता है कंटेक्स्ट स्विचिंग करो, एंटर करो, सेव करवाओ वैल्यू, नेक्स्ट प्रोसेसेस देखो कौन से रेडी हैं, बट अगर पिछला किसी का काम बच गया है तो उसको पहले क्यू में डालो। मीन्स कि फर्स्टली आपने प्रोसेस डालना है, उसके बाद आपने वैल्यू डालनी है। ठीक है, अब हम P2 की एंट्री दे रहे हैं यहाँ पे। P2 में से भी 2 स्लाइस काउंटिंग चलेगी और 2 और 2 4। उसके बाद P3 आया क्यू में। ठीक है, अब देख रहे हो P3 आया है क्यू में, बट P2 ने जैसे ही अपना काम किया तो वो रनिंग स्टेज में आ गया। तो ये P4 प्रोसेस भी है, देखो, जिसका बर्स्ट टाइम है 3, बर्स्ट टाइम है 1, इसका बर्स्ट टाइम अभी भी 2 पड़ा हुआ है। मीन्स अब इसको टर्न मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोसेस में ये एंटर हो चुका है, लेकिन अभी इस स्टेज में एंटर नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें एंट्री P3 को मिली है। P3 ने भी 2 क्वांटम चलाने हैं अपने। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6। अब ऑटोमेटिकली ये P3 का तो काम खत्म हो गया है, तो ये तो P3 आउट हो चुका है यहाँ से। P3 दोबारा क्यू में नहीं लगेगा। अब P1 क्यू में लगा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब उसने ये चेक करना है कि P3 ने तो नहीं लगना, क्या P2 का कोई काम पड़ा हुआ है। देखो P2 का काम पड़ा हुआ है पीछे। P4 ने तो क्यू ले ली हुई है, लेकिन क्या पीछे कोई काम पड़ा हुआ है। डेफिनेटली P3 से जो P2 का था उसका काम पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, P3 से P1 P4, अब यहाँ पे P2 का काम पड़ा हुआ है, तो P2 क्यू में एंटर कर गया, मतलब वेटिंग स्टेज में ये एंटर कर चुके हैं। वेटिंग में ये दोनों आ चुके हैं, बट अब प्रोसेस किसके पास जा रहा है, P1 के पास। टाइम क्वांटम फिर से 2 है, तो P1 यहाँ पे एंटर करेगा, टाइम क्वांटम चलाएगा 2 और 6 और 2 वैल्यू हो गई हमारी 8, ये हो गया 0। अब ये भी इनिशियल स्टेज से बाहर आ गया है। मीन्स इसको भी अब आगे किसी क्यू में वेटिंग करने की जरूरत नहीं। अब ये आ गया रनिंग स्टेज में और ये आपका वेटिंग से आ गया रेडी स्टेज में। अब इसने एक और पॉइंट चेक करना है P2 ने कि क्या कोई और पॉइंट तो नहीं बचा हुआ। अब आप देखो P4 हम चलाने लगे हैं और P2 ही एक पॉइंट है, ये बाहर जा चुका है, ये बाहर जा चुका है, सिर्फ ये पॉइंट बचा हुआ है और हमारी P2 वेटिंग में एंटर कर चुकी हुई है, रेडी क्यू में स्टेज उसको मिल चुकी है और P4 हमारा एंटर करने लगा है। यहाँ पे P4 जैसे ही एंटर करेगा तो इसके पास 1 है। अब 2 क्वांटम है तो 2 नहीं चलाना, 1 ही चलाना है। यहाँ पे एक बड़ी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को कि अगर 2 है तो 1 है तो क्या 2 चलाना है। नहीं, जितना है उतना चलाना है। अगर आपका टाइम क्वांटम फॉर एग्जांपल 3 होता तो ये 2 था तो 2 ही चलना था, 3 नहीं। आप 0+3 नहीं कर सकते थे, 0+2 ही करना था वहां पे, क्योंकि वो था ही 2। तो पहली बात तो है कि 3 कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि 3 वैल्यू इसमें ग्रेटर में जा रही थी तो 2 छोटी जा रही थी, 1 उससे छोटा था। लेकिन पार्ट में हमने प्ले ही ऐसे करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। अब P2 सिंगल प्रोसेस बच गया हुआ है हमारे पास और P2 ही वेटिंग से रनिंग स्टेज में एंटर हो गया और यहाँ पे हमारी वैल्यू एंटर कर जाएगी। P2 की टोटल वैल्यू है 2 और यहाँ पे P2 एंटर किया और 2 वैल्यू के साथ ये आ गया 9 into 11 पे और ये क्यू सारी की सारी रिलीज कर देगी राउंड रॉबिन के हिसाब से कि कंटेक्स्ट स्विचिंग का काम भी किया और उसने रिज्यूम और रीस्टार्ट भी किया। आपने देखा ना कि P1 को उसने एक बार प्रोसेस दिया ज़रूर, लेकिन उसने ये चेक किया कि क्या कोई और पीछे रेडी या रनिंग स्टेज में है। ये हमने देखा कि क्यू में 2 लोग लग चुके थे, बट उसका काम पड़ा था तो उसको फिर से स्टेज मिली। ठीक है, जिसका काम पड़ा होगा उसको दोबारा स्टेज मिलती जाएगी। इस तरह से ये हमारा पार्ट जो है यहाँ पे आ गया। अब हमें अगर वेटिंग टाइम चेक करना है कि P1 की वजह से इनको कितना
वेट करना पड़ा। तो वेटिंग टाइम हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं बड़े पार्ट्स के अंदर अपने, कि वेटिंग टाइम कैसे निकालना होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया हुआ है। जिन्होंने तो पिछली वीडियोस को अच्छी तरह देखा होगा उन्हें पता होगा कि वेटिंग टाइम कैलकुलेट कैसे होता है। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। स्टार्टिंग टाइम माइनस आपका जो अराइवल टाइम, मीन्स अराइव होते होते उसने कितना टाइम लिया और स्टार्टिंग टाइम कितना लिया। अराइवल टाइम हमें दिया हुआ है यहाँ पे और स्टार्टिंग टाइम उसने लिया था यहाँ पे P1 ने, देखो 0, और अराइवल टाइम भी उसका था 0। ठीक है। P2 का स्टार्टिंग टाइम है 2, शुरू कहाँ से हुआ ये देखना है। अराइवल टाइम था 1 मिली सेकेंड। इसको 0 सेकेंड वेट करनी पड़ी क्योंकि ये सबसे पहले प्रोसेस में एंटर कर गया ना, इसे 1 मिली सेकेंड करनी पड़ रही है। P3 का देखो, अगर आप स्टार्टिंग टाइम है 4 और उसका अराइवल टाइम है 2, मीन्स इसको भी 2 मिली सेकेंड वेट करनी पड़ी। P4 है, P4 का स्टार्टिंग टाइम देखो क्या है 8 और उसका अराइवल टाइम क्या था 3, मीन्स 5 मिली सेकेंड इसको वेट करनी पड़ रही है। एवरेज निकालनी है तो आप एवरेज वेटिंग टाइम से निकाल सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल। इनको प्लस करना है आपने, 5 2 7 8 एंड 4 प्रोसेसेस है, मीन्स 2 मिली सेकेंड एवरेज केस की 2 मिली सेकेंड हर प्रोसेस को वेट करनी पड़ रही है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। अब अगर आपने इसी प्रोसेस का ही यहाँ पे पार्ट निकालना है अपना टर्न अराउंड टाइम का, इट्स अ वेरी सिंपल। टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बड़ी बार डिस्कस हो चुका है। कंप्लीशन टाइम, कि कंप्लीट होते हुए उसने कितना टाइम लिया, माइनस उसका अराइवल टाइम क्या था। कंप्लीशन टाइम मीन्स कि P1 शुरू हुआ तो कंप्लीट कहाँ पे जाके हुआ। अब आप देखो P1 शुरू यहाँ से हुआ है, कंप्लीट यहाँ पे हुआ है जाके। कंप्लीशन टाइम इसने P1 ने लिया है 8, अराइवल टाइम था 0, मीन्स पूरे होते होते उसने 8 मिली सेकेंड्स लगा दिए। जबकि बर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पे क्या दिया गया था CPU की तरफ से कि 4 सेकेंड लगेंगे। अब आपको समझ आई कि आप लोडिंग या जो आप कोई डाउनलोडिंग करते हो तो टाइम कैसे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस और भी क्यू में लग चुके होते हैं। तो कई बार रिसोर्सेज में अगर बार बार आप देते हो तो वो उसको ऑब्सलीट कर देता है, जिसको पोजीशन को बोला जाता है डेडलॉक। अब डेडलॉक प्रिवेंशन या डेडलॉक का कोई जो प्रोसेस है वो हम इनके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि डेडलॉक क्या होता है। कि अगर ऐसे कभी हो जाए कि आप बार बार उसी सिचुएशन में एंटर कर रहे हो और उसे रनिंग स्टेज से रेडी में आने ही नहीं दिया जा रहा, वेटिंग में ही डाले जा रहा है, तो वो फिर डेडलॉक की स्टेज बन जाएगी। डेडलॉक इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। पहले हम इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं टर्न अराउंड टाइम का। इसका कंप्लीशन टाइम है P2 का हमारे पास यहाँ पे देखिए 11 और अराइवल टाइम था 1, मीन्स 10 मिली सेकेंड इसने लगाए। P3 का था टोटल टाइम कंप्लीशन का 6 -2, 8 मिली सेकेंड इसको लगे हैं। और P4 का था टोटल टाइम 9 -3, इसको लगे हैं 6 मिली सेकेंड। ये टोटल है। और अगर आपको न्यूमेरिकल में उन्होंने बोला हो कि टोटल एवरेज निकालनी है टोटल इसकी, तो आप इसको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस से कर दोगे तो आपके पास ये टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। सो ये थे CPU शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स। एंड नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा कि अगर इन केस कोई भी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अपने पार्ट में वेटिंग में डालता है, जैसे ये रनिंग स्टेज से बार बार रेडी में जा रहा है, बट अगर इन केस यहाँ पे वेटिंग आनी शुरू हो जाए तो क्या वो डेडलॉक स्टेज बनती है। डेडलॉक का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा। And if you have any type of question regarding any part, kindly tell me in the comment box. Reply will be given within the 24 hours to all of you. Till then, take care. Thank you.